तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए थे इकोनॉमिक्स के और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से हमने उदाहरण देकर व्याख्या करनी है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसी स्थिति है जब कोई भी काम करने के लिए जितने लोग चाहिए हैं उससे ज्यादा अगर उस काम में लगे हों और उनमें से अगर कुछ को हटा भी दिया जाए तो जो वस्तु का उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होता, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये है इसकी डेफिनेशन। और अर्बन एरिया से जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे एक शॉपकीपर है, उसके परिवार के चारों सदस्य वहां काम कर रहे हैं। अब इन चार में से यदि दो सदस्य किसी और काम में लगा दिए जाएं तो एक तो परिवार की इनकम बढ़ेगी और दूसरा ही दोनों लोगों को क्या है? रोजगार मिलेगा। तो ये जो दो लोग हैं ये क्या है? अदृश्य तौर पर बेरोजगार हैं। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के उदाहरण हैं। इसी तरह रूरल एरिया में हम देख सकते हैं कि ये जो लक्ष्मी है इसका खेत है और उस पर उसकी फैमिली के 5 सदस्य काम करते हैं। और इनमें क्या है कि यदि 5 में से कुछ लोग हटा दिए जाएं, 2 सदस्य हटा दिए जाएं, तो भी जो प्रोडक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये दोनों सदस्य कहीं और कुछ काम करेंगे तो फैमिली को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। तो ये 2 सदस्य क्या थे? प्रच्छन्न तौर पर बेरोजगार। क्वेश्चन नंबर 12, संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की परिस्थिति में अंतर बताएं। मीन्स ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस होती हैं उनको हमने डिफरेंशिएट करके बताना है। तो जो संगठित क्षेत्र है इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है वहां पर क्या होगा? नियम और कानून फॉलो होंगे, इसलिए जो रोजगार की स्थिति होगी वो बेहतर होगी और कंपैरेटिवली ये असंगठित क्षेत्र में नहीं होगा। इसी तरह सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो संगठित क्षेत्र है उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको विद सैलरी जो अवकाश है वो मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ये फैसिलिटी होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन और पॉइंट नंबर 3 है कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को जो फ्यूचर हम कह सकते हैं भविष्य निधि, पेंशन, ये सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं और ऐसा असंगठित क्षेत्र में नहीं होगा। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि जो संगठित क्षेत्र है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये नियमों का पालन करता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र अपने खुद के नियम बनाता है। वो जो भी सरकार के बनाए हुए नियम हैं उनको फॉलो नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? स्वयं सहायता समूह के फायदे बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए SHG क्या भूमिका अदा करते हैं। देखिए SHG क्या है, इसमें क्या है 15 to 20 इसके मेंबर्स होंगे जो मिलकर सेविंग करेंगे और उसको जोड़ेंगे। तो आवश्यकता पड़ने पर इस सेविंग में से सदस्य ऋण ले सकते हैं। अब इसके फायदे क्या होंगे? एक तो ऋण आसानी से मिल जाएगा, दूसरा क्या होगा? ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर कम होगा और जो जिन शर्तों पर ऋण लिया जा रहा है वापस लिया जाएगा ऋण, वो क्या है? आसान होगी, जिसकी वजह से डेट ट्रैप मीन्स कर्ज जाल में गरीब लोग नहीं फंसेंगे। तो ये SHG के बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऋण की इतनी अधिक मांग क्यों है? हमारे देश में जो क्रेडिट है उसकी इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है? लोग लोन क्यों लेते हैं ज्यादा? तो हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए और जिसके पास पर्याप्त धन नहीं होगा वो क्या करेगा? बैंक से ऋण लेगा। तो भारत जैसा देश जहां उद्योग चलाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को ऋण लेना पड़ता है, मशीनें खरीदनी है, उसे कच्चा माल खरीदना है, उसके लिए वो ऋण लेगा। इसी तरह एक किसान है, उसको फसल उगाने के लिए उसके पास पैसे अगर नहीं है तो वो ऋण लेगा ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ अर्निंग कर पाए। इसी तरह मनुष्य अपनी डिफरेंट जो नीड्स हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, उसके लिए भी ऋण लेता है। इसी वजह से जो ऋण है उसकी मांग हमारे देश में बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को मुद्रा कैसे हल करती है? तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन मीन CC इकोनॉमी बोलते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं इसको। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय है। बहुत सिंपल सी चीज है ये। और आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या होता है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है कि एक व्यक्ति को दूसरा ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो चीज हो जो कि इसे चाहिए
जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि एक गेहूं बेचने वाला कुर्सी खरीदना चाहता है, तो उसे कैसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसे कुर्सी दे दे और उससे गेहूं खरीद ले। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन मनी के आने से क्या हो गया, ये समस्या पूरी तरह से हल हो गई। अगर एक व्यक्ति के पास पैसे हैं, मुद्रा है, तो वो क्या है, कोई भी वस्तु खरीद बेच सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? डिमांड डिपॉजिट जो है वो मुद्रा की तरह क्यों कंसीडर होते हैं? तो बैंकों में जो भी डिपॉजिट करते हैं हम पैसा, जो भी राशि जमा होती है वो होती है मांग जमा। और इसे मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भी मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। क्योंकि इस जो भी रकम हमने जमा कराई है उसको किसी भी समय निकाला जा सकता है, चेक्स के थ्रू इसको निकाला जा सकता है। और साथ ही मांग जमा क्या है, मुद्रा की तरह ही किसी से भी तरह की पेमेंट के लिए स्वीकार की जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, चेक और ड्राफ्ट, तो इसके जरिए भुगतान किए जा सकते हैं, इसलिए मांग जमा को मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कर रही है। मीन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सोर्सेज हैं क्रेडिट के, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या है, देखिए। जो औपचारिक स्रोत हैं उनका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं जो भी सोर्सेज, वो सब हैं औपचारिक स्रोत। और औपचारिक स्रोत क्या है कि इनमें ब्याज की दर कंपैरेटिवली कम होगी और अनौपचारिक स्रोतों में ऐसा नहीं होगा। मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जो फॉर्मल रिसोर्सेज हैं वो ऋण वापसी की शर्तें उनकी आसान होंगी और बहुत क्लियर होंगी। लेकिन अनौपचारिक स्रोत में ये सब क्या है, जो भी ऋण हमें दे रहा है उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। औपचारिक स्रोत में लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन अनौपचारिक स्रोतों में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। औपचारिक स्रोत ऋण देने से पहले क्या सिक्योरिटी लेंगे, कोलेट्रल जिसको बोलते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक स्रोत हैं वो जरूरी नहीं है किसी तरह की सिक्योरिटी अपने पास रखें। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे बैंक, बीमा कंपनियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब ऋण के फॉर्मल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। इस तरह मित्र, रिश्तेदार, साहूकार जो है ये सब किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर जिनको बोलते हैं, अनौपचारिक स्रोत हैं ये ऋण के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं? इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बैंक क्या भूमिका निभाएंगे? बैंक हमारा जो पैसा है हम बैंक के पास जमा कर सकते हैं। बैंक खर्च करने की सुविधाएं भी देता है। ये हमारे पैसे को सुरक्षित रखता है, जरूरत पड़ने पर ऋण देता है, व्यापार को ये बढ़ावा देता है और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में भी सहायता करता है। जो भी जरूरतमंद है वो ऋण लेकर उन लोगों को ये ऋण देगा बैंक, और उनको आर्थिक सहायता देने में मदद करेगा। उनका जो आर्थिक विकास है वो पॉसिबल हो पाएगा। वो अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, जैसे उद्योगपति हैं, ऋण लेकर अपना उद्योग लगा सकते हैं, वो औरों को भी रोजगार देंगे। तो बैंक इस तरह से एक कंट्री की डेवलपमेंट में भूमिका निभाते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हमें भारत के ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? देखिए, जो भी गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर जो है, अनौपचारिक स्रोत है, वहां से ऋण ले लेंगे। मित्र है, रिश्तेदार है, उसके गांव में कोई भी है व्यक्ति जो पैसा दे रहा है उधार दे ले लेगा उससे वो। तो इसके नुकसान हैं, इसलिए औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि एक तो जो औपचारिक स्रोत, जैसे हमने पढ़ा, बैंक, सहकारी समिति, सब औपचारिक स्रोत में आ जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। छोटे छोटे जो कारोबार चलाना चाह रहे हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, लोगों को बेहतर ब्याज की दरों पर ऋण देंगे, और इससे लोगों को अनौपचारिक ऋणदाताओं से बचने का मौका मिलेगा। और ये विकास में हेल्प करेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आएगा। जीवन स्तर में अपने आप सुधार आ जाएगा जब कोई व्यक्ति डेट जाल में, मतलब उधार जाल में नहीं फंसेगा, तो उसके जीवन स्तर में अपने आप सुधार आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये हमारे जो देश के ऋण के औपचारिक स्रोत हैं उनके फायदे हैं, तो इनको बढ़ाने की डेफिनेटली नीड है।